हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसके यूनिट 1 का 1.5 लेसन जोन ऑफ आर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्ले राइटर है, मतलब ड्रामास लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रामाज इनके लिखे हुए हैं जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। 60 से ज़्यादा ड्रामास इन्होंने अपने लाइफ टाइम में लिखा है, जिनमें से कुछ मेजर वर्क्स है मैन एंड सुपरमैन, पिग्मैलियन, सेंट जोन और ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। ये कुछ मेन यहाँ पे बताए गए हैं जिसके लिए उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज इन 1925। ये पूरा चैप्टर जो है एक ड्रामा के रूप में, एक स्किट के रूप में है। और ये इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो स्किट है, ये आपका फ्रेंच दैट इज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो फाइट चली थी, 100 साल से भी लंबी फाइट जो चली थी, बैटल जो चला था, उस बैकग्राउंड पर ये स्किट लिखा गया है। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायलॉग बाय डायलॉग विद आंसर्स। इसके वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप देख सकते हैं। वार्मिंग अप एक्सरसाइज अभी करूंगी और फिर उसके बाद में वर्कशॉप के जो मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ वो सारे डिस्कस करूंगी। बाकी के बच्चे जो भी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। इवन मार्जिन क्वेश्चंस के भी आंसर्स मैं आपको यहीं पर ओरली बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जोन ऑफ आर्क। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, यही कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर अगर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब करना लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं जोन ऑफ आर्क। सबसे पहला हम शुरू करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज से। वार्मिंग अप, डिस्कस इन ग्रुप्स पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेपन्स यूज्ड इन द ओल्ड टाइम्स एंड इन द प्रेजेंट टाइम्स। अब ये हम जो वेपन्स ओल्डन डेज में यूज करते थे और आज मॉडर्न डेज में यूज करते हैं उसके बारे में मैं एक जस्ट आपको बता देती हूँ, कुछ नाम लिख देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला यहाँ पे वेपन्स हम ले सकते हैं बैटल एक्स, AXE, स्टोन्स, कैटपुल्ट, बो एंड एरो, क्रॉसबो, स्वॉर्ड्स, कटलेस, daggers, 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 dirk, DIRK, thunderbolt, halberd, that is HALBERD, sling and many more। ये सब वेपन्स जो हम पास्ट में यूज करते थे, और अब जो नाउडेज हम आज के दिनों में जो वेपन्स यूज करते हैं वो आ गए हैं मशीन गन्स, कैनन्स, ग्रेनेड, मोटार्स, रॉकेट्स, राइफल्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स और बायो वेपन जो आज की तारीख में मॉडर्न वेपन है, जिसके वजह से कोविड-19 हुआ है, वो भी आप अब यूज कर सकते हो। पहले नहीं कर सकते थे लेकिन अब यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 2 जो है ये एक राइटिंग स्किल के समान है, इसीलिए इसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहां पर से देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 जो है एडिंग डिफरेंट प्रीपोजिशंस टू द सेम एक्शन वर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस थस फॉर्म्ड। यहाँ पर हम ये इस चैप्टर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर की हम जो करने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स भी हैं, फ्रेजेस बन रहे हैं, मतलब एक ही वर्ब हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में हम अगर कुछ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं जैसे आउट, एट, फॉर, अप, ऑफ, ये सब जो है या एडवर्ब्स यूज करते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, फ्रेजल वर्ब्स। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्द, और वो आपको इसी वीडियो के साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो वेट करिए मेरे उस वीडियो का, बहुत ही जल्द आपको आएगा और एकदम ये आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ब्स, कैसे इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं इनके प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगने से। तो यहाँ पे ये बताया है कॉल आउट। कॉल आउट मतलब अनाउंस, कि अनाउंस करना कोई बात को, तो उसे हम कॉल आउट के रूप में भी बोल सकते हैं। कॉल एट, कॉल एट मतलब कहाँ पर विजिट करना। कॉल फॉर यानी कि समवन, किसी को बुलाना। कॉल अप यानी किसी को कॉल करना, टेलीफोन से कॉल करना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ करना यानी कुछ चीज कैंसिल करना। तो सिर्फ एक कॉल वर्ड से हमने कितने सारे मीनिंग वाले फ्रेजेस बना दिए, डिफरेंट मीनिंग्स। तो वैसे ही यहाँ पे गेस द डिफरेंस इन मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। देखो, टू लुक इनटू, टू लुक फॉर, टू लुक फॉरवर्ड। यहाँ पे लुक के साथ में हमने कितने सारे फ्रेजेस बना दिए हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग है। अब सबसे पहला है टू लुक इनटू। टू लुक इनटू का मतलब होता है किसी मैटर में इन्वेस्टिगेट करना, है ना, टू हैंडल दैट मैटर और टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। फिर यहाँ पे जो टू लुक फॉर है, यहाँ पर का टू लुक फॉर का मतलब हो जाता है टू सर्च फॉर समथिंग।
आई शैल लुक फॉरवर्ड टू योर अराइवल, लुक फॉरवर्ड टू योर अराइवल मतलब किसी के लिए ईगरली वेट करना, दैट इज अवेट ईगरली। फिर सेकेंड है एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा ब्रोक आउट इन द विलेज। अब ये ब्रोक 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 से ये 3 फ्रेज बने हुए हैं। तो ब्रोक आउट का मतलब है एकदम से शुरू हो जाना, बिगिन सडनली। ब्रोक इनटू फोर्सिबली एंटर करना, दैट इज टू एंटर फोर्सिबली। ब्रोक अप देयर फ्रेंडशिप मतलब टू एंड, खत्म करना कोई चीज। अब तीसरा जो है हमने फ्रेजल वर्ब्स बनाए हैं कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरीड ऑफ, कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी वर्ड से हमने जो बनाया है। कैरी आउट का मतलब है टू कंप्लीट या टू एग्जीक्यूट, किसी चीज को कंप्लीट करना है ना। यू मस्ट कैरी आउट योर ड्यूटी फेथफुली, यानी तुम्हें अपना काम करना चाहिए। कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट। प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखो अपना काम, राइट। दे कैरिड ऑफ द ट्रॉफी इन द फुटबॉल मैचेस, कैरिड ऑफ द ट्रॉफी मतलब जीत गए हैं वो और अपने साथ ले गए हैं, तो वन, यहाँ पे WON वन। कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग बैलेंस टू द नेक्स्ट पेज, कैरी फॉरवर्ड यानी कि ट्रांसफर करना, फर्स्ट पेज पे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको अगले पेज में, न्यू पेज में शुरुआत में लिखना, यानी टू ट्रांसफर समथिंग अहेड, आगे की तरफ सबसे पहले लिखना। तो ये है आपका फ्रेजल वर्ब्स। क्या है ये फ्रेजल वर्ब्स? अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विथ एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन और बोथ। तो आपका ये मेन वर्ब तो होगा ही, जैसे यहाँ पे सब जगह पे मेन वर्ब आपका क्या है, ये लुक है, यहाँ पर ब्रोक है, यहाँ पर कैरी है, ये मेन वर्ब है आपका। इस मेन वर्ब के साथ में एक या तो प्रीपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होता है, या कभी कभी दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये आपको बनाती है, ये चीजें आपके बनाते हैं फ्रेजल वर्ब, और इन्हीं के साथ में यानी कि मेन वर्ब के साथ में जब आप ये कुछ जोड़ देते हो तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट करने पर कि ये जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर चला था, दैट इज फ्रॉम 1337 टू 1453, ऑलमोस्ट 116 साल जो है, 100 ईयर्स का वॉर भी इसे कहते हैं, 116 साल के करीब चला था। इसी वॉर के दौरान एक लड़की है जोन नाम की, जो एक पीजेंट गर्ल है। पीजेंट गर्ल मतलब फार्मर फैमिली को बिलोंग करती है और ईस्टर्न फ्रांस में रहती है। और उस लड़की ने, एक पीजेंट गर्ल ने, एक किसान की लड़की ने फ्रेंच आर्मी को लीड किया कई सालों तक और बहुत सारी विक्ट्रीज उसने हासिल की। यानी कि एक लड़की ने, एक पीजेंट लड़की ने, जो कि ट्रेंड भी नहीं है सोल्जर के रूप में, फिर भी उसने बहुत सारे बैटल्स को लीड किया, यानी आगे बढ़ी और अपने सोल्जर्स को उसने मोटिवेट किया और बहुत सारे बैटल्स जीते। ये प्ले जो है वो शुरुआत होता है उस वक्त की ये बात है, यहाँ पे तब बताया जा रहा है, जो बैकग्राउंड है यहाँ का, कि नॉर्दर्न फ्रांस और सदर्न साउथ वेस्ट के कुछ पार्ट जो है फ्रांस के, वो फॉरेन के कंट्रोल में है। फॉरेन कंट्रोल मतलब किसी दूसरे पावर के कंट्रोल में है। कुछ पार्ट्स तो इंग्लिश ने कंट्रोल में ले रखे थे और कुछ पार्ट्स तो बर्गेंडीज ने कंट्रोल में ले रखे थे फ्रांस के। और जो सिटी थी न्यू ऑर्लियंस, और भी कुछ सिटीज थी, उनके साथ में जो न्यू ऑर्लियंस सिटी थी ये इंग्लिश पीपल के अंडर में थी। तो जो 1429 का जो ईयर है, कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट, ये एक मिलिट्री ऑफिसर है और 1429 की ये बात यहाँ पे चल रही है। रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट ये एक मिलिट्री ऑफिसर है और ये अपने टेबल पे बैठे हैं अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंग में, और वहां पर एक उनका जो ऑफिसर है स्टीवर्ड मतलब जो देखभाल करता है या हर जरूरत की चीज को उन तक पहुंचाता है। स्टीवर्ड इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर समवन, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। एक पर्सन जो एम्प्लॉय किया है किसी की देखरेख करने के लिए। तो वो जो है स्टीवर्ड जो है वहां पर उनको फेस करके खड़ा हुआ है रॉबर्ट सर को। तो ये पूरी सेटिंग हमने देख ली है कि किस तरह से रॉबर्ट जो है अपने ऑफिस में बैठे हैं और स्टीवर्ड जो है उनकी तरफ फेस करे हुए, और अब उनके बीच में कॉन्वर्जेशन चालू होगा। सबसे पहला रॉबर्ट बोलता है, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। अब ये रॉबर्ट कह रहा है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था उस लड़की को यहां से भगा दो, हमारे पास 50 सोल्जर्स है जिनके पास हथियार है और डजन्स ऑफ दूसरे स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स है, नौकर है, जो मेरे ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हैं। सोल्जर्स है, सर्वेंट्स है, सभी लोग मेरा ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, तो भी उस लड़की को नहीं भगा पाए, क्या तुम सब डरते हो उससे? तो स्टीवर्ड ये क्या कहता है, नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। तो ये स्टीवर्ड कहता है कि नहीं सर,
हम उससे नहीं डरते, हम तो आपसे डरते हैं। लेकिन वो जो लड़की है वो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा करेज भरती है, हमें बहुत ही ज्यादा हिम्मत देती है। शी रियली डजेंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। और वो लड़की जो है किसी से भी नहीं डरती है। हो सकता है शायद आप ट्राई करके देख लीजिए, यानी कि आप डरा के देख लीजिए। तो रॉबर्ट कहते हैं ग्रिमली, परहैप्स वेयर इज शी नाउ। ठीक है, मैं देखता हूं कहाँ है वो, मैं उधर डरा के देखता हूं। स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर। तो स्टीवर्ड कहता है कि वो तो नीचे कोर्टयार्ड में खड़ी है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्स द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। तो रॉबर्ट जो जहां पर बैठा था जिस ऑफिस में, वो गए विंडो तक वहां पर, और उन्होंने नीचे अपने सोल्जर्स को कहा कि वो जो लड़की वहां पर है उसे ऊपर भेजो। एक लड़की एंटर होती है रॉबर्ट के ऑफिस में। वहां पे शी इज वेल बिल्ट, मतलब हट्टी कट्टी है, अच्छी है, स्ट्रांग है, कंट्री गर्ल है। ऑफकोर्स पीजेंट गर्ल्स काफी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम वो लोग करते हैं, इसलिए हट्टे कट्टे होते हैं। और 17 to 18 ईयर्स के बीच की उसकी उम्र लग रही थी। द स्क्वायर्स ग्लेयर नीदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, एक मिलिट्री ऑफिसर जो एक ऊंची पोस्ट पर होते हैं उनको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये एकदम गुस्से वाला लुक्स दे रहा है उस लड़की को, लेकिन ये लड़की तो है उस स्क्वायर के लुक से भी नहीं डर रही है। द स्क्वायर्स ग्लेयर, यानी कि वो जो गुस्से वाला लुक्स देख रहा है, गुस्से वाले लुक से उस लड़की को स्क्वायर यानी कि रॉबर्ट, तो उससे तो वो बिल्कुल डर भी नहीं रही है, और ना ही वो जो गुस्से वाली नजरें हैं उस लड़की को रोक पा रही है, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है। अब जोन, हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो है जोन। अब देखो वो क्या कहती है आके, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन। अब वो सीधे ही आते बोलती है कि गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, मतलब कैप्टन जो है वो रॉबर्ट जो है उनको गुड मॉर्निंग विश कर रही है, और उनसे डायरेक्टली कह रही है कि आप मुझे एक घोड़ा देंगे, आर्मर देंगे। आर्मर क्या होता है, एक जो सोल्जर्स पहनते हैं ना लड़ाई के दौरान, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो रहता है, वो उसको आर्मर कहते हैं, जो बहुत ही थिक होता है, जल्दी से तलवार उसके अंदर घुस नहीं सकती। तो वो जोन जो है वही कह रही है कि आप मुझे एक घोड़ा देंगे, आर्मर देंगे और कुछ सोल्जर्स देंगे, और मेरे साथ ये सब डॉल्फिन जाएंगे। डॉल्फिन कौन है? अभी डॉल्फिन जो है वो प्रिंस है, फ्रांस का प्रिंस है, या सबसे बड़ा बेटा बोल सकते हैं, प्रिंस है। और जो राजा के बाद में राजगद्दी पे बैठता है वो, उसे हम कहते हैं डॉल्फिन। यहाँ पे सेंड मी टू द डॉल्फिन। तो जोन सीधी आके ऐसा ही बात कर रही है कि मुझे घोड़ा दे दो, एक आर्मर दे दो, कुछ सोल्जर्स दे दो, और मैं डॉल्फिन जा रही हूँ। अब रॉबर्ट तो उसको रोकना चाहता था, लेकिन उसने डायरेक्टली ये डिमांड कर ली। तो रॉबर्ट कह रहा है, दिस गर्ल इज मैड, क्या ये लड़की पागल है? वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मतलब अरे तुम बेवकूफ इंसान, तुमने क्यों नहीं बोला मुझे ये लड़की पागल है, मैं इससे क्यों बात कर रहा हूं। स्टीवर्ड, तो अब स्टीवर्ड क्या कहता है, वो जो नौकर जो है, सर डू नॉट एंगर हर, उसको गुस्सा मत करिए आप, उसको गुस्सा मत दिलाइए। डू नॉट एंगर हर मतलब उसको गुस्सा मत दिलाइए। गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसको दे दो जो उसको चाहिए वो। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। मैं भेज दूंगा, रॉबर्ट कहता है उस लड़की को, जोन को, मैं तुमको भेज दूंगा तुम्हारे फादर के पास में, और तुमको जेल में बंद करवा दूंगा उधर ही, ताकि तुम वहां से भाग ना सको। लॉक एंड की मतलब प्रिजन, ऐसा प्रिजन जहां से आप आसानी से एस्केप ना हो सको। जोन, you think you will squire, but it won't happen that way. You said you would not see me, but here I am. तो जोन तो बिल्कुल एकदम बिंदास होकर सामने से बोल रही है, क्या आपको लगता है आप मुझे ऐसा कर सकते हो मेरे साथ में? आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने पहले यह कहा था कि आप मुझसे मिलोगे नहीं, लेकिन देखो मैं आज आपके सामने खड़ी हूं। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट कहता है, तो क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको दे दूंगा जो भी तुमको चाहिए? अज्यूमिंग का मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब किसी को हल्के में लेना। तो रॉबर्ट कहता है, क्या तुमने मुझे इतना हल्के में ले लिया कि तुमने आया, कहा कि मुझे ये चीजें चाहिए और मैंने तुमको दे दिया ऐसा? जोन, यस स्क्वायर, कंटिन्यूज बिजीली। तो जोन कहती है हाँ स्क्वायर, और बिजीली कंटिन्यू मतलब अपने जो भी है लाइन कंटिन्यू कर रही है।
वो कहती है कि एक घोड़ा जो है उसको 16 फ्रैंक्स लगेगा, जो कि काफी ज्यादा होता है, लेकिन मैं वो पैसा बचा सकती हूँ आर्मर पे, क्योंकि मेरे लिए कुछ नया आर्मर बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से किसी भी सोल्जर का आर्मर जो मुझे फिट होता है इनफ, मैं वो पहन लूंगी, मुझे वो चलेगा। और मुझे बहुत ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं चाहिए, द डॉफिन विल गिव मी, और जो सोल्जर्स की जरूरत है वो मुझे डॉफिन दे देगा। ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस, मतलब जितने भी सोल्जर्स मुझे चाहिए ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए वो मुझे डॉफिन दे देगा। अब ऑर्लियंस क्या है? फ्रांस की फेमस सिटी। रॉबर्ट शॉक्ड टू फ्री ऑर्लियंस। अब रॉबर्ट तो एकदम शॉक्ड हो गया, क्या तुम ऑर्लियंस को फ्री कराने जाने वाली हो? ऑर्लियंस एक सिटी है फ्रांस की जिस पर इंग्लिश लोगों का कब्जा है, ठीक है। तो जॉन बोलती है, हाँ यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। 3 आदमी बहुत हो गए, मेरे साथ में भेज दो। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, और उसमें से भी पॉली और जैक ने तो प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ आने को तैयार है। रॉबर्ट, यू मीन मिस्योर डी पोलेंजी। अब रॉबर्ट पूछ रहा है कि तुम्हारा मतलब है तुम पॉली मतलब मिस्योर डी पोलेंजी की बात कर रहे हो। अब मिस्योर का मतलब होता है फ्रेंच में मिस्टर, जैसे हम मिस्टर लगाते हैं किसी नाम के आगे, जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ऐसा जो भी है, तो वैसे फ्रेंच में मिस्योर कहते हैं। और मिस्योर ये स्पेलिंग है, इसे मॉन्सियोर नहीं कहना, इट्स मिस्योर। मतलब वो कह रहा है कि मिस्योर डी पोलेंजी वो तुम्हारे साथ आने को तैयार है। तो जॉन कहता है, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, और जैक है वो भी विलिंगली मेरे साथ आने को तैयार है, क्योंकि जैक एक बहुत ही काइंड जेंटलमैन है, बहुत ही अच्छा आदमी है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और मुझे वो कभी कभी पैसे भी देते हैं पुअर लोगों के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम, और उसको और लगता है कि जॉन गॉडसेव ये भी आने को तैयार होगा। एंड डिक द आर्चर, और जो चौथा है डिक द आर्चर, यानी कि जॉन और पॉली तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा जॉन गॉडसेव भी आएगा, डिक द आर्चर भी आएगा, और उसके जितने सर्वेंट्स हैं वो भी आएंगे। जॉन ऑफ होनकॉट एंड जूलियन, मतलब जॉन ऑफ होनकॉट और जूलियन ये भी आने को तैयार है। देर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। आई हैव अरेंज इट ऑल, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, क्योंकि ये सारे लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर देनी है, यू ओनली हैव टू गिव द ऑर्डर। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, इज दिस ट्रू अबाउट मिस्योर डी पोलेंजी। तो रॉबर्ट तो एकदम शॉक्ड है, उसको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पॉली यानी कि मिस्योर डी पोलेंजी उसके साथ जाने के लिए तैयार है। तो वो अपने सर्वेंट को पूछता है, स्टीवर्ड को, कि क्या ये सही है मिस्योर डी पोलेंजी के बारे में ये जो बोल रही है वो। स्टीवर्ड ईगरली, यस सर, एंड अबाउट मिस्योर डी मेड्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। अब ये बोल रहा है, स्टीवर्ड बोल रहा है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, पोलेंजी के लिए भी सही है और मेट्स के लिए भी सही है, जो दूसरे ऑफिसर्स उनके साथ जाना चाहते हैं। दे बोथ वांट टू गो विथ हर, वो दोनों ही उसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड। अब रॉबर्ट जो है वो तो पहले से ही शॉक हुआ है कि ये एक तो वो लड़की को मिलना ही नहीं चाहते थे, फिर भी मिलना पड़ा। अब वो लड़की बोलती है, जाना चाहती है, ऑर्लियंस को फ्री कराना चाहती है, डॉफिन को मिलना चाहती है, और सोल्जर्स, आर्मर, सब कुछ चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो रॉबर्ट तो पहले से एकदम कंफ्यूज है। और वो फिर जब उसको पता चला स्टीवर्ड से कि पोलेंजी भी जाना चाहता है, तो वो जाता है विंडो पे वापस से और चिल्लाता है वहां पे कोर्टयार्ड में, सेंड मिस्योर डी पोलेंजी टू मी, विल यू, फटाफट मिस्योर डी पोलेंजी को भेजो मेरे पास में। ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और फिर बाद में वो जॉन की तरफ मुड़कर कहता है कि तुम यहां से बाहर जाओ और जब तुमको बुलाया जाएगा तब आना। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर, शी गोज आउट। अब जॉन जब बाहर गई है तो एकदम हंसते हुए गई है, एकदम ब्राइटली, मतलब चमक थी उसकी आंखों में हंसते हुए। तो बोलती ठीक है मैं जाती हूँ, और वो बाहर जाती है। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, अब रॉबर्ट क्या बोलता है स्टीवर्ड को, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। तो रॉबर्ट स्टीवर्ड को बोलता है कि जाओ उसके साथ में, वहीं पर खड़े रहो, एंड स्टे विद इन द कॉल, मतलब मेरी आवाज पहुंच सके उतनी ही दूर जाना, ज्यादा दूर मत जाना, हो सकता है मुझे वापस से बुलाना पड़े उसे, और उसके ऊपर नजर रखो। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली, बर्ट्रेंड डी पोलेंजी, अ फ्रेंच गार्ड, एंटर्स, सैल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। अब स्टीवर्ड जो है रिट्रीट्स हेस्टिली मतलब वापस से जाता है, मूव्स अवे इन अ हरी, हेस्टिली मीन्स हरी। और जो पोलेंजी को बुलाया है ना, बर्ट्रांड डे पोलेंजी, अ फ्रेंच गार्ड, जो एक फ्रेंच का गार्ड है, सोल्जर है, वो वहां पर एंटर होता है, रॉबर्ट सर को सैल्यूट करता है और वहां पे खड़ा होता है वेट करते हुए कि अब रॉबर्ट सर कुछ कहेंगे। रॉबर्ट, शी सेज यू, जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर,
डू यू टेक अ क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली? तो रॉबर्ट कहता है कि वो लड़की कह रही है कि तुम, जैक और डिक, तुम सभी ने उसको ऑफर किया है कि तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो। क्यों, किस लिए? क्या तुमको भी उसके जो आइडियाज, जो पागल आइडियाज वो कह रही है कि वो डॉल्फिन जाने वाली है, सीरियस लगती है? पॉलिन जी स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। तो पॉलिन जी जो है धीरे से बोल रहा है, क्योंकि वो गार्ड है ना, वो अपने सीनियर के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता है, तो वो धीरे से बोलता है कि उस कुछ तो है उसके अंदर, ट्राई करने में क्या हर्ज है? इट मे बी वर्थ ट्राइंग, कुछ तो है उसके अंदर, हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। रॉबर्ट, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो रॉबर्ट तो कहता है कम ऑन, क्या तुम पागल हो गए हो, है ना, यू मस्ट बी आउट ऑफ माइंड, तुम पागल हो गए हो। पॉलिन जी अनमूव्ड, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? तो पॉलिन जी जो है वो बिल्कुल भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है जब रॉबर्ट ने उसे कहा है कि तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल उसे फर्क नहीं पड़ा है, अनमूव्ड। तो वो कहता है कि इसमें हर्जी क्या है, क्या गलत है? द डॉल्फिन इज इन शिनो लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑलियंस, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। अब ये जो वर्ड है शिनो, शिनो ये एक सिटी का नाम है, फ्रांस की उन सिटीज में से है जहां पर रॉयल फैमिलीज रिसाइड करती है। तो ये जो डॉल्फिन है, क्योंकि वो हायर है, राजा का बेटा, प्रिंस है, बड़ा बेटा, तो वो शिनो में गया हुआ है। शी नो, हम नॉन नहीं कहेंगे। तो ये पॉलिन कह रहा है कि ये जो है डॉल्फिन जो है वो एक चूहे की तरह वहां पर बैठा हुआ है शिनो में, हाँ, और लड़ने को भी तैयार नहीं है, फाइट भी नहीं करने को तैयार है। और इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश सोल्जर्स जो है वो ऑडियंस को पूरी तरह से अपने अंडर कब्जा कर लेंगे और वो उनको रोक भी नहीं पाएगा। रॉबर्ट, तो रॉबर्ट क्या कहता है? ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टेर्गिस, आई वॉज विथ हिम। तो रॉबर्ट कहता है कि वो डरपोक नहीं है, उसने इंग्लिश लोगों को मार भगाया था पिछले साल, द ईयर बिफोर लास्ट, यानी कि पिछले साल के पिछले साल, एट मॉन्टेगिस, वो जगह का नाम भी बता रहा है, मॉन्टेर्गिस, वहां पर उसने इंग्लिश लोगों को भगा दिया था और मैं उस वक्त उनके साथ था, डॉल्फिन के साथ था, लड़ रहा था। तो पॉलिन जी क्या कहते हैं? बट हिज मैन आर काउड, मैन आर काउड मतलब अब उसके आदमी जो है डरे हुए हैं डॉल्फिन के, एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और अब वो कोई चमत्कार नहीं कर पा रहा है, किसी इंग्लिशमैन को भगा नहीं पा रहा है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। और मैं एक बात बोल देता हूं आपको कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता है सिवाय एक चमत्कार के, हमें बचने के लिए एक चमत्कार की जरूरत है। रॉबर्ट, अब रॉबर्ट क्या कहता है? मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउडेज। तो पॉली कहता है कि मिरेकल्स तो ठीक है पॉली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी यानी तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आजकल मिरेकल्स होते नहीं हैं। पॉलिन जी, आई यूज टू थिंक सो, पॉलिन जी भी कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि आजकल मिरेकल्स नहीं होते हैं। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, लेकिन अब मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि अब मिरेकल्स शायद ही होंगे या आज के तारीख में नहीं होते हैं, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा है, देयर इज समथिंग अबाउट हर, कुछ तो है उस लड़की में बात। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, मुझे तो लगता है वो लड़की खुद ही एक चमत्कार है। एनी हाउ दिस इज अवर लास्ट चांस, एनी हाउ वो रॉबर्ट को कह रहे हैं कि ये हमारा आखिरी मौका है, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, देखते हैं वो क्या कर सकती है इस मामले में। रॉबर्ट वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट? तो रॉबर्ट तो अब भी श्योर नहीं है जॉन के बारे में, अभी भी वो हिचकिचाहट है उसके अंदर, रॉबर्ट के अंदर। तो वेवरिंग मतलब हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए। सो क्या तुम्हें वाकई में लगता है? ऐसा उनको कह रहा है, पॉलिन जी को कह रहा है। पॉलिन जी टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक? तो पॉलिन जी मुड़ते हुए वापस से कहता है कि और कुछ है जो हमें बचा सकता है, लेट्स टेक अ चांस, क्यों ना एक मौका दे उसे भी। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, और उसकी बातों ने तो मेरे अंदर आग भर दी है। नाउ हैव पुट फायर इनटू मी, ये एक फ्रेज है वापस से, इसका मतलब होता है हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है इसका, ये हम मेक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, एग्जाम में ये सब पूछ सकते हैं। रॉबर्ट गिविंग अप, फ्यू यू आर एज मैड एज शी इज। तो रॉबर्ट फाइनली गिव अप कर देता है, क्योंकि कुछ भी
पॉलिन को बोलने का कुछ भी फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मान तो नहीं रहा है, उसको तो बस जॉन के साथ जाना है, उसे लगता है वो एक मिरेकल है और वो कुछ कर दिखाएगी। तो उसने, रॉबर्ट ने तो अपना जो बोलते हैं ना हथियार छोड़ दिए, गिविंग अप छोड़ दिया। फ्यू यानी बहुत ही टायर्ड वे में, यू आर एज मैड एज शी इज, तुम भी उतने ही पागल हो जितनी वो है। पॉलिन जी ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली का मतलब फर्मली, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ। तो रॉबर्ट ने कहता ना तुम भी पागल ही हो उसके जैसा, तो पॉलिन जी कहता है कि अभी हमें कुछ पागल लोगों की ही जरूरत है, क्योंकि हमने देख लिया जो सीधे साधे इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो हमें कहाँ लेकर आ गए, है ना। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, जो समझदार इंसान है वो हमें कहाँ लाके खड़े कर दिए, हम अटैक के अंदर है, इंग्लिश ने हम पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। तो अब कुछ पागल लोगों की जरूरत है, समझदार लोगों ने तो अपना काम कर दिया, अब चलो कुछ पागल लोग ही कुछ कर दिखाएं। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर। तो रॉबर्ट कहता है तो मुझे तो ये बहुत बेवकूफ़ी ही लग रही है, बेवकूफ़ भरा डिसीजन लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम इतने श्योर हो तो, मतलब रॉबर्ट ने अपना सेंटेंस कंटिन्यू ही नहीं किया, उसके पहले ही पॉलिन जी कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शीनो अनलेस यू स्टॉप मी। पॉलिन जी कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं जॉन को शीनो लेकर जाना चाहता हूं, जब तक कि आप हमें ना रोको। अगर आप हमें रोकेंगे तो हम डेफिनेटली नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाना चाहता हूं। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। तो रॉबर्ट कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे एक बार और बात करनी चाहिए जॉन से। पॉलिन जी, गोइंग टू द विंडोज, यस जॉन कम अप। जॉन एंटर्स। तो जैसे ही रॉबर्ट ने कहा, पॉलिन जी ने यस या नो को तो आंसर नहीं दिया, वो डोर की तरफ गया वहां पे और उसने मतलब विंडो की तरफ गया वहां पे और उसने जॉन को कहा कि यस तुम अभी अंदर आ जाओ, और जॉन अंदर आती है। पॉलिन जी ग्रेवली, ग्रेवली मीन सीरियसली, बी सीटेड जॉन, मतलब उसको बैठने के लिए कहता है। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम। अब रॉबर्ट नाम पूछ रहा है उससे फॉर्मली जॉन से। तो जॉन कहती है कि वैसे तो लोरेन में मुझे सब जेनी बुलाते थे, लेकिन यहाँ फ्रांस में मुझे सब जॉन बुलाते हैं, और सोल्जर्स तो मुझे द मेड ही कहते हैं। द मेड यहाँ पे मतलब क्या होता है, द मेड मतलब द यंग अनमैरिड गर्ल। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू। अब रॉबर्ट पूछता है कितने साल की हो। तो जॉन कहती है 17, क्योंकि सभी लोग मुझे यही समझते हैं कि मैं 17 साल की हूँ, वो यही कहते हैं कि मैं 17 साल की हूँ, हो सकता है मैं 19 ईयर्स की भी हूँ, मुझे पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो, यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब। तो रॉबर्ट कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा सोचती हो कि आपको अगर सेज करना है, अगर कहीं पर सेज करना है, तो वो क्या काऊ को मेडो में से भगाने जितना आसान है, एक गाय को फील्ड में से भगाने जितना आसान है। क्या सोल्जरिंग, कोई भी सोल्जरिंग कर सकता है, सोल्जर का काम कोई भी कर सकता है। तो जॉन कहती है आई डोंट थिंक सो, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन आवर साइड। तो जॉन कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सोल्जरिंग का काम इतना डिफिकल्ट होगा जब गॉड खुद हमारे साइड में है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रेजिंग अ सेज, सेज का मतलब क्या होता है। सेज का मतलब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे चारों बाजू से अटैक करना, चारों बाजू से जो भी उनका ऑलरेडी जिस प्लेस को हम अटैक कर रहे हैं उनके जो भी सोल्जर्स हैं उन लोगों को वहां से हटाकर अपने खुद के सोल्जर्स वहां पर लगा देना। तो ये लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं, डॉफिन के पास जाने वाले हैं और ऑर्लियंस को वो लोग फ्री करने वाले हैं। ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए वहां पर उनको सेज करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कहता है क्या सेज करना गाय चराने जितना आसान है, या फिर कोई भी सोल्जर का काम कर सकता है, गाय चराने वाला भी सोल्जर बन सकता है। तो जॉन कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हम ये कर सकते हैं क्योंकि गॉड हमारे साइड में है, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। रॉबर्ट ग्रिमली, अब रॉबर्ट वापस सीरियस है। क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को देखा है लड़ते हुए, कभी तुमने उनको देखा है किस तरह से वो लूटते हैं, जलाते हैं, एक हमारी पूरी कंट्री साइड को, हरी भरी कंट्री साइड को पूरा एक वीरान रेगिस्तान बना के रख दिया है। क्या तुमने वो कहानियां नहीं सुनी, किससे कहानियां नहीं सुनी उनके प्रिंस के, जो कि खुद एक जल्लाद है, डेविल है वो, या फिर इंग्लिश किंग के फादर, किसी की कहानियां नहीं सुनी कि कैसे हैं वो, कितने गंदे हैं। जॉन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर। अब जॉन क्या कह रही है, अब रॉबर्ट तो उसको डराने की कोशिश कर रहा है कि ये सोचकर कि वो शायद मना कर दे, क्योंकि ये खतरनाक काम है, सेज करना एक खतरनाक काम है। लेकिन जॉन तो अड़ी हुई है, वो एकदम डिटरमाइंड है,
वो कह रही है स्क्वायर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे सोल्जर्स हमेशा मार क्यों खाते हैं। वो इसलिए मार खाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बचाना चाहते हैं। दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। टू सेव देयर स्किन्स मतलब अपने आप को बचाना, और उसीलिए वो फाइट कर रहे हैं। और अगर कोई अपने आप को बचाने के लिए फाइट करता है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस फाइट से भाग जाना, है ना। शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। लेकिन मैं उन्हें सिखाऊंगी कि हमें फाइट करना है फ्रांस के लिए, और जब मैं उन्हें फाइट करना सिखाऊंगी फ्रांस के लिए तो वो सब उन इंग्लिश सोल्जर्स को यहाँ से भगा देंगे। जैसे हम गाय बकरियां चराते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं, हमारे सोल्जर्स से, हमारे फील्ड से हकालते हैं, निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन सोल्जर्स को भी हमारे सोल्जर्स भगा देंगे। यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल बी नॉट अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। और आप और पॉली बिल्कुल जिंदा रहोगे उस दिन तक देखने के लिए कि हमारे सॉइल पर, फ्रांस के सॉइल पर एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं रहेगा। बट टू पोलेंजी, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस पॉली, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. तो अब रॉबर्ट जो है पॉलिन जी को कहते हैं कि ये सब मुझे एकदम बकवास लग रहा है, नॉनसेंस लग रहा है पॉली, लेकिन अगर हमारी ट्रुप्स इंस्पायर होती है, उनके अंदर फायर आती है जो किसी और के बोलने से नहीं आ रहा है, अभी तक वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, इतने लोगों ने ट्राई कर लिया है, कोई भी उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, उनके अंदर वो फायर नहीं क्रिएट कर पा रहा है फाइट करने की। लेकिन अगर ये लड़की वो कर पा रही है, और अगर वो उसने डॉफिन में भी कर दिखाया, तो वो किसी को भी फाइट करने पर मजबूर कर सकती है। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, तो रॉबर्ट जो है जॉन की तरफ टर्न करके कहता है, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। तो रॉबर्ट कहता है कि अब तुम सुनो मेरी बात, और बीच में मुझे मत काटना जब तक कि मैं पूरी बात ना बोल दूं सोच के। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू शिनो अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 of his फ्रेंड्स। तो तुम्हारे लिए ये ऑर्डर्स है मेरे कि तुम इस जेंटलमैन, अभी ये जेंटलमैन कौन है, पॉली यानी पॉलिन जी, इस जेंटलमैन के अंडर में जाओगे वहां पर शिनो, और तुम्हारे साथ और 3 उसके फ्रेंड्स रहेंगे, पॉली के और 3 फ्रेंड्स रहेंगे। जोन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, ओह थैंक यू स्क्वायर। अब जोन तो एकदम खुश हो गई है, रेडियंट बहुत ब्राइटनेस उसके चेहरे पर एकदम चमक आ गई है, एंड क्लैस्पिंग हर हैंड्स यानी कि दोनों हाथ आपस में मिलाकर, जैसे खुशी के कारण हम करते हैं ना ये, बिल्कुल वैसा दोनों हाथ मिलाकर। पॉलिन जी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। तो पॉलिन जी को ये चिंता सता रही है कि यहाँ से तो हम उसको लेके चले जाएंगे, यहाँ से तो वो हमारे साथ चलेगी, लेकिन वहां पर शीनो में उसको रॉयल फैमिली के सामने या रॉयल पीपल के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो रॉबर्ट कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, मेरे सामने वो कैसे आई। आई विल सेंड हर टू शीनो एंड शी कैन से आई सेंट हर, मैं उसे शीनो तो भेज रहा हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, और वहां वो बोल सकती है कि मैंने उसे भेजा है। देन लेट कम व्हाट में, फिर देखा जाएगा जो होगा वो। आई कैन डू नो मोर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जोन, एंड द ड्रेस, और जोन पूछती है और मैं क्या पहन के जाऊंगी ड्रेस। आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, और वो खुद ही आंसर दे रही है कि मैं एक सोल्जर का ड्रेस पहन के जाऊंगी स्क्वायर। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज। तो रॉबर्ट तो उसने तो गिव अप कर ही दिया है। रॉबर्ट कहता है कि तुमको जो ठीक लगे करो, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं लूंगा। सो यहाँ पर भी ये एक फ्रेज है, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, या इसे हम ईडियम भी कह सकते हैं। जोन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस। अब जोन तो बहुत खुश है उसके सक्सेस से, क्योंकि वो यहाँ आई किस लिए थी, रॉबर्ट को मनाने, रॉबर्ट सर को मनाने, और रॉबर्ट सर मान गए हैं उसे भेजने के लिए। कम पॉली, और वो पॉली को बोलती है कि चलो चलो हम चलते हैं यहाँ से, एंड शी डैशेज आउट, और वो वहां से फटाक से निकल जाती है। रॉबर्ट, शेकिंग पॉलिन जीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट हर। अब रॉबर्ट जो है पॉलिन जी का हाथ मिलाते हुए उससे कहता है कि गुड बाय, ठीक है तुम जाओ अभी। ओल्ड मैन मतलब वो शायद ओल्ड होगा पॉलिन जी, और वो कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा चांस ले रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ जोन को भेजकर वहां पर। दूसरे कुछ और लोग हैं जिन्होंने ये कर सकते होंगे, मतलब जो कर सकते थे ये, लेकिन जैसे कि तुम कह रहे हो कि उसके अंदर कुछ तो जादू है, जोन में कुछ तो मैजिक है।
पोलन जी, yes, there is something about her. Goodbye. तो पोलन जी भी एग्री करता है रॉबर्ट की बात से, वो कहता है yes, कुछ तो है उसके अंदर जॉन में, और फिर वो गुड बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। यहीं पर हमारा ये स्किट जो है, ड्रामा जो है खत्म होता है। ये पूरा एक्ट जो है बैकग्राउंड में जो किया गया है ये पूरा खत्म होता है। अब मैं आपको फटाफट इसके जो मार्जिन के क्वेश्चन आंसर्स है वो करवा देती हूँ। पेज नंबर 1 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे। इसके सेकंड पेज पे ये जो मार्जिन में क्वेश्चन है, व्हाई हैड जॉन वांटेड टू मीट कैप्टन स्क्वायर, जॉन को कैप्टन स्क्वायर को क्यों मिलना था? John wanted to meet the Captain Squire to receive orders from him to raise a siege. She also wanted him to give her some of his soldiers, a horse and an armor, so she could go and fight against the English. ठीक है, ये आंसर इधर हो गया। Name the persons who John needed to free Orleans. John needed Monsieur de Poligny, Squire Jack, John Godsev, Dick the Archer and their servants, Joan of Horncourt and Julian to free Orleans. अब थर्ड पेज जो है इस चैप्टर का, Was the dauphin fit to be a prince and higher? No. What was the squire's opinion about miracles? The squire felt that miracles were all right, but they were not happening in those days. What did Robert accuse Poligny of? Robert accused Poligny of being as mad as Joan. Okay. Next question. What shows Joan is a person of immense faith? Answer में बोल रही हूँ. Joan believed that if God was on their side, they could easily fight their enemies and drive them away. This shows her immense faith in God. Moreover, we also get an evidence of her immense faith in herself when she confidently declares that she would inspire the soldiers to fight for France and there would not be a single English soldier on the soil of France. Why were the French soldiers always beaten? According to Joan, the French soldiers were always beaten because they fought for themselves and ran away from fight to save themselves. What dress did Joan want? Joan wanted a soldier's dress. What made Robert finally agree to the plan? Robert felt that there was something about Joan that made him believe in her. He felt that he could take a chance and send her to free Orleans. This made him finally agree to the plan. English workshop. अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा जो है ट्री जो है ट्री डायग्राम, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। क्वेश्चन 2A, pick out from the extract of the play 2 lines that provide evidence for each of the following. अब जोन ऑफ आर्क के ऊपर हमें ये हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसे 2 लाइन हमें लाने हैं, बताने हैं यहाँ पे, जो हमें बताता है जोन के कॉन्फिडेंस के बारे में, करेज के बारे में, ऑप्टिमिज्म के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, पेट्रियोटिज्म के बारे में। तो पहला हर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं आपको सेंटेंसेस दे देती हूँ दोनों। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। देन सेकेंड, दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप। ठीक है, वो उनका कॉन्फिडेंस है जोन का। हर करेज, शी रियली डजेंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। करेज में पहला पॉइंट, शी रियली डजेंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सेकेंड पॉइंट, द स्क्वायर्स ग्लेयर नीदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप हर। हर ऑप्टिमिज्म, हर ऑप्टिमिज्म के ऊपर 3 पॉइंट है, आप 2 लिखोगे तो भी चलेगा, मैं तीनों आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। सेकेंड, you and Polly will live to see the day when there will not be a single soldier on the soil of France. Third, I don't think it can be very difficult if God is on your side. ये ऑप्टिमिज्म की बातें हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड जो रखता है वो। हर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के लिए मैं आपको पॉइंट देती हूँ। पहला है, I have arranged it all, you have only to give the order. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, I will teach them all, fight for France.
her patriotism. Patriotism का first point है. But I will teach them all to fight for France. Second, you and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. अब ये जो पॉइंट बी है, क्वेश्चन 2 का बी जो है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी, वो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है. अब थर्ड वाला बहुत ही इजी है. फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड व्हाट द फॉलोइंग आर कंपेयर टू एंड व्हाई. हमें बताना है कि इन चीजों को किसके साथ कंपेयर किया गया है और क्यों. तो सबसे पहला है एज इजी एज. एज इजी एज, Robert says that raising a sage is not as easy as chasing a cow out of a meadow because the English soldiers were so cruel that they would plunder, burn, turn the countryside into desert. ये as easy as के लिए हम लिख सकते हैं. और क्यों कंपेयर किया गया है वो भी बताया गया है. किसके साथ कंपेयर किया गया है, क्यों कंपेयर किया गया है. As mad as, Robert says that Polanyi is as mad as Joan because Polanyi believes that Joan could free Orleans and that they should give her a chance. The Dauphin in Chinon is like a rat in a corner because although he is there, he won't fight and will not be able to stop the English from taking Orleans. Fourth one, the enemy soldiers will be driven away like sheep because Joan would teach the French soldiers to fight bravely for France. Their determination and courage will drive out the enemy like sheep. Joan of Arc is a bit of miracle because Joan has been able to convince Polanyi that she can free Orleans miraculously with her plan. She has motivated him not to give up and fight the English soldiers. Next question is say why. Write it in your notebook. अभी ये सारे के सारे आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए. Question 5. Using a dictionary, find the difference between the following pairs of phrases. Make sentences of your own with each of them. ये मैं आपको यहाँ करा देती हूँ. phrases में cut in, cut out, इनका meaning और इनके sentences. तो पहला जो है cut in. cut in का मतलब होता है interrupt. interrupt के लिए अगर मैं sentence लेना चाहूँ तो I was talking to the teacher when Anjali as usual cut in. ठीक है. Next is cut out. cut out means to stop working suddenly ऑफ अ मशीन. बोल सकते हैं कि कोई भी मशीन जो है सडनली काम करना बंद कर दे या बिजली चली गई हो. टू बी सुटेबल फॉर, टू स्टॉप वर्किंग सडनली, टू बी सुटेबल फॉर, ये मीनिंग लिख सकते हैं. सेंटेंस में द कार्स इंजन सडनली कट आउट इन द मिडल ऑफ द रोड. शी इज कट आउट फॉर द रोल ऑफ अ क्वीन. दूसरा सेंटेंस है. ओके, शी इज कट आउट फॉर द रोल ऑफ अ क्वीन मीन्स उसको क्वीन के रोल से हटा दिया गया है. नेक्स्ट है बी हेल्ड बाय, बी हेल्ड अप. तो बी हेल्ड बाय का मतलब है कंडक्टेड, यानी कि कोई ये काम कर रहा है. द मीटिंग वॉज हेल्ड बाय द प्रिंसिपल, ये सेंटेंस में लिख सकते हो. बी हेल्ड अप मतलब डिलेड, कोई चीज में देरी करना. आई वॉज हेल्ड अप बाय द हैवी ट्रैफिक ड्यू टू अ प्रोसेशन. एक प्रोसेशन की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था जिसकी वजह से मुझे देरी हो गई. नाउ नेक्स्ट इज रन अवे, रन फॉर. रन अवे मीन्स टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, कहीं से भाग जाना, बचकर निकल जाना. सेंटेंस ले लो. शी डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द किंगडम टू सेव हर सन. फिर दूसरा है रन फॉर. रन फॉर का मतलब है टू रन टुवर्ड्स अ प्लेस फॉर शेल्टर और सेफ्टी. हाँ, या टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस भी बोल सकते हैं. तो किसी सेफ्टी प्लेस पे भागने के लिए भी हम भागते हैं. टू रन फॉर, टू रन टुवर्ड्स अ प्लेस. रन फॉर मतलब कहाँ भागना है, टुवर्ड्स अ प्लेस फॉर शेल्टर और सेफ्टी. तो इसका सेंटेंस आप देख लो टू रन फॉर का. द टूरिस्ट रेन फॉर शेल्टर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. या फिर अगर मैं दूसरा मीनिंग लेती हूं टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, तो ही इज रनिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट. ये सेंटेंस हो गया. फोर्थ वन है टू बी नोन एज, बी नोन फॉर. बी नोन एज का मतलब है गिव समवन और समथिंग अ पर्टिकुलर नेम और टाइटल, बी फेमस. Salim Ali, an Indian ornithologist, is also known as the Birdman of India. ये सेंटेंस दिया था मैंने. बी नोन फॉर के लिए आप मीनिंग लिख सकते हो बी फेमस फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, फेमस है. और इसके लिए सेंटेंस ले लो. शी इज नोन फॉर हर इम्प्रेसिव ऑरेटरी स्किल्स. गो विथ. गो विथ का मतलब है गिव वंस कंसेंट और एग्रीमेंट टू. सेंटेंस इसका आ जाता है लेट्स गो विथ अवर न्यू प्लान.
नेक्स्ट इज गो आफ्टर. गो आफ्टर के लिए मीनिंग है टू ट्राई टू फॉलो और चेज समवन. सेंटेंस, यू शुड गो आफ्टर हर एंड फाइंड आउट इफ शी इज हर्ट. पुट फायर इन टू इंस्पायर. पुट फायर इन टू का मतलब है टू इंस्पायर, जो हमने लेसन में ही किया था. और टू एड थ्रिल एंड एंथुजियाज्म, ये ऐड कर सकते हो. गांधी जी पुट फायर इन टू इंडियंस थ्रू हिज स्पीचेस, ये सेंटेंस में लिख सकते हो. पुट फायर आउट यानी फायर बुझाना, टू एक्सटिंग्विश फायर. दे कॉल्ड द फायर ब्रिगेड टू पुट फायर आउट. अब क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. क्वेश्चन 8A, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस अफर्मेटिव विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग. ठीक है, हमें अफर्मेटिव करने हैं. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स करने हैं बिना सेंटेंस का मतलब चेंज किए. तो नेगेटिव सेंटेंसेस सारे दिए गए हैं, हमें अफर्मेटिव बनाने हैं. आई एम नॉट सो श्योर नाउ. आई एम अनश्योर नाउ. ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. ही विल बी अनएबल टू स्टॉप देम. आई डोंट रिमेंबर. आई फेल टू रिमेंबर और आई फॉरगेट. I can do no more. I can do only this much. Sir, do not anger her. Sir, refrain from making her angry. Refrain, R-E-F-R-A-I-N. I shall not want many soldiers. I shall want few soldiers. तो यहाँ पर सब जगह पे मैंने बिना मीनिंग चेंज किए नेगेटिव वर्ड को निकालकर उसे सेंटेंस को पॉजिटिव कर दिया है. फिल इन द गैप्स इन द टेबल. वर्ड फॉर्म्स. अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है वर्ड फॉर्म का बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में कंपल्सरीली आता है. वर्ड फॉर्मेशन, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. या तो कोई भी 3 देंगे आपको, 2 क्वेश्चन रहेगा, या तो फिर 4 दे देंगे आपको इस तरीके से. तो सबसे पहला एक किया हुआ है सक्सेस, सक्सीड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली. अब वर्ब दिया गया है इंस्पायर, तो इसका नाउन फॉर्म हो गया इंस्पिरेशन. एडजेक्टिव इंस्पिरेशनल, एडवर्ब इंस्पिरेशनली. एडजेक्टिव सेफ दिया हुआ है, नाउन फॉर्म हो गया सेफ्टी, वर्ब है सेव और एडवर्ब है सेफली. हार्म आपको दिया हुआ है वर्ड, नाउन फॉर्म में अगेन हार्म सेम ही रहेगा, HARM. एडजेक्टिव में हार्मफुल और एडवर्ब में हार्मफुली. नाउन फॉर्म में थॉट है, वर्ब थिंक हो गया है, थॉटफुल और थॉटफुली. ब्राइटली हो गया है यहाँ पे, तो ब्राइटनेस आपका नाउन हो गया है, वर्ब है ब्राइटन, BRIGHTEN, एडजेक्टिव ब्राइट. करेज आपको दिया है, वर्ब आपका एनकरेज हो गया है, एडजेक्टिव करेजियस और एडवर्ब आपका करेजियसली. हेस्टिली एडवर्ब दिया गया है, हेस्ट आपका नाउन है, हेस्ट आपका वर्ब है एंड हेस्टी आपका एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर नाउन और वर्ब जो है हेस्ट ही रहेंगे, सेम रहेंगे. इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स जो ऑब्जेक्टिव में जितने कर पाती हूँ मैंने उतने यहाँ पे कर दिए हैं. इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म होता है. बाकी आंसर्स के लिए, बचे हुए आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर.